Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. My name is Aurangzeb and I am Assistant Professor of Physics at Government Postgraduate College Attack. BSc ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिले के 28वें लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। आज के लेक्चर का टाइटल है एंट्रोपी एंड रिवर्सिबल प्रोसेस। अब पढ़ चुके हैं रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। ऐसा प्रोसेस दैट कैन बी रिट्रेस्ड एग्जैक्टली इन रिवर्स ऑर्डर, उसको हम रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस के बाद आपने रिवर्सिबल साइकिल पढ़ा। रिवर्सिबल साइकिल ऐसा साइक्लिक प्रोसेस जिसमें तमाम स्टेप्स रिवर्सिबल हों, उसे हम रिवर्सिबल साइकिल कहते हैं। रिवर्सिबल साइकिल का दूसरा नाम कैर्नो साइकिल है। आप पीछे 3-4 लेक्चर में कैर्नो साइकिल और कैर्नो इंजन ही डिस्कस करते रहे। तो एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी इज़ अ स्टेट फंक्शन। एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है, या इट इज़ आल्सो कॉल्ड स्टेट वेरिएबल, इट इज़ आल्सो कॉल्ड थर्मोडायनामिक वेरिएबल। तो जस्ट लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी इज़ अ स्टेट वेरिएबल। आप जानते हैं ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आप पढ़ के आए हैं, जो कि डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर प्रोवाइड करता है, या ज़ीरोथ लॉ टेम्परेचर के साथ रिलेटेड है, जो कि एक स्टेट वेरिएबल है या स्टेट फंक्शन है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन प्रोवाइड करता है। इंटरनल एनर्जी इज़ अनदर स्टेट वेरिएबल। और ये जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, ये एक और स्टेट वेरिएबल हमें प्रोवाइड करता है, दैट इज़ कॉल्ड एंट्रोपी। तो एंट्रोपी इस चैप्टर के एंड तक अब हमारा जो टॉपिक चलता रहेगा वो एंट्रोपी एंड सेकंड लॉ और इसके रेलेवेंट सारी बातें होंगी। तो zeroth law of thermodynamics is related to the concept of temperature T, and the first law is related to the concept of internal energy E internal. In this and the following section, we show that the second law of thermodynamics is related to a thermodynamic variable called entropy, और इसको हम S से डिनोट करते हैं, and that we can express the second law quantitatively in term of this variable. ये हम अगले टॉपिक में जाकर डिस्कस करेंगे कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को क्वांटिटेटिवली एंट्रोपी की सूरत में कैसे ड्राइव किया जाता है। अब पढ़ के आए हैं कि कैर्नो इंजन की एफिशिएंसी क्या है। रेशियो ऑफ टेम्परेचर ऑफ सोर्स टू सिंक इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द हॉट रेजरवायर टू द अमाउंट ऑफ हीट इजेक्टेड टू द कोल्ड रेजरवायर। तो ये हम पिछले 3 लेक्चर में मुसलसल ये बात रिपीट करते रहें। तो हम कोई एक कैर्नो साइकिल कंसिडर करते हैं जिसके लिए Q1 हीट अब्जॉर्ब है फ्रॉम हॉट रेजरवायर एट टेम्परेचर T1 और Q2 हीट इजेक्टेड है टू कोल्ड रेजरवायर एट टेम्परेचर T2। तो Q1/Q2 किसके बराबर है? T1/T2। आप जानते हैं कि ये मॉड का साइन हम इसलिए यूज़ करते हैं कि यहाँ हम पॉजिटिव हीट ट्रीट करते हैं, हालांकि हीट अब्जॉर्ब जो है वो बाई साइन कन्वेंशन पॉजिटिव होती है और हीट इजेक्टेड बाई साइन कन्वेंशन नेगेटिव होती है। इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लें, आपके पास Q1/T1 इक्वल हो जाएगा Q2/T2। तो वी नो दैट वेदर द कैर्नो साइकिल इज कैरिड आउट क्लॉकवाइज एज एन इंजन और काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज भी हम कहते हैं काउंटर क्लॉकवाइज को, एज ए रेफ्रिजरेटर। आप जिस वक्त साइक्लिक प्रोसेस शो करते हैं तो जो हीट इंजन है उसका जो साइक्लिक प्रोसेस है वो हम क्लॉकवाइज शो करते हैं, और जो रेफ्रिजरेटर है उसका साइक्लिक प्रोसेस हम एंटी क्लॉकवाइज शो करते हैं। तो चाहे कैर्नो साइकिल क्लॉकवाइज हो एज ए इंजन या कैर्नो साइकिल एंटी क्लॉकवाइज हो एज ए रेफ्रिजरेटर, दोनों सूरतों में जो अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब्ड है QH और अमाउंट ऑफ हीट इजेक्टेड है QL, ये दोनों आपस में अपोजिट साइन रखते हैं। तो ऐसी सूरत में फिर हम Q2 को नेगेटिव साइन के साथ शो करें, मॉड हटाने के बाद ये क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है Q1/T1 प्लस Q2/T2 इक्वल 0। दिस इक्वेशन स्टेट्स दैट algebraic sum of quantity Q/T is 0 for a Carnot cycle. As a next step, we generalize equation 1 to any reversible cycle, not just a Carnot cycle.
To do this, we approximate any reversible cycle as an assembly of Carnot cycle. Figure A shows an arbitrary reversible cycle superimposed on a family of isotherm. We can approximate the actual cycle by connecting the isotherm by suitably chosen short segments of adiabatic line as shown in figure B, thus forming an assembly of thin Carnot cycles. तो इस डायग्राम को गौर से देखें, हमारे पास पहली फिगर है, इसमें एक आर्बिट्रेरी साइकिल शो किया हुआ है और ये आर्बिट्रेरी साइकिल जो है वो सेवरल आइसोथर्म को टच करता है। तो ये फैमिली ऑफ आइसोथर्म है फिगर 1 में। फिगर बी में देखें, फिगर 2 में, तो हमारे पास हमने इसके ऊपर जो आडियाबैट है वो भी ड्रा कर दिए हैं। तो जिस वक्त हम आडियाबैट ड्रा करते हैं तो हमारे पास थिन Carnot साइकिल, बहुत सारे Carnot साइकिल बन जाते हैं। तो लार्ज नंबर ऑफ Carnot साइकिल आप फिगर 2 में देख रहे हैं। तो इसमें आप ज़रा गौर से देखें तो जो Carnot साइकिल फिगर 2 में देख रहे हैं आप, ये आइसोथर्म है, देन आडियाबैट, फिर आइसोथर्म एंड आडियाबैट। सिमिलरली सेकंड साइकिल में ये आइसोथर्म है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फिर आडियाबैटिक एक्सपेंशन, देन आइसोथर्मल कंप्रेशन और आडियाबैटिक कंप्रेशन। इसी तरह ये सारे साइकिल मौजूद हैं। तो दोबारा हम पहले वाली स्लाइड पे जाते हैं। तो इन साइकिल को अगर आप ट्रावर्स कर लें इंडिविजुअल Carnot साइकिल्स को सीक्वेंस के साथ, तो ये एग्जैक्टली इक्वलेंट है इन टर्म ऑफ हीट ट्रांसफर्ड एंड वर्क डन टू ट्रावर्सिंग द चेक्ड सीक्वेंस ऑफ isotherm and adiabatic line that approximate the actual cycle. This is so because adjacent Carnot cycles have a common isotherm and two travels in opposite direction cancel each other in the region of overlap as far as heat transfer and work done are concerned. तो हम डायग्राम में एक मरतबा फिर देखते हैं कि अगर हम इस तरह से साइकिल को ट्रावर्स करें, साइकिल को इस तरह से ट्रावर्स करें, या कि हम 1 बाई 1 Carnot साइकिल को कम्प्लीटली ट्रावर्स करें, रिज़ल्ट एक जैसे हैं। क्योंकि एक मरतबा एक साइकिल के लिए आइसोथर्म को अगर यूं ट्रावर्स करते हैं तो फिर नेक्स्ट साइकिल के लिए आपको इसको रिवर्स ट्रावर्स करना है। तो इसमें जो दरमियान में ये बार बार हम इसको ट्रावर्स करेंगे, ये अपोजिट ट्रावर्स की वजह से रिजल्ट कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास सिर्फ जो है वो ये साइकिल जो है इसकी रिज़ल्ट बच जाएगा। तो बाय मेकिंग द टेम्परेचर इंटरवल बिटवीन द आइसोथर्म इन फिगर बी मीन फिगर 2, फिगर ए मीन फिगर 1 small enough, we approximate the actual cycle as closely as we wish by alternating sequence of isotherm adiabatic line। यानी हम ये कर लें कि हमने जितने आइसोथर्म और आडियाबैट क्लोज ड्रा किए हैं, इससे ज़्यादा क्लोज ड्रा कर लें तो हमारे पास ये साइकिल इतने थिन हो जाएंगे कि जो फाइनल रिज़ल्ट होगा वो इस तरह से होगा कि ये सिंपल एक साइकिल बनेगा जो कि फिगर 3 में मौजूद है। तो वी कैन देन राइट फॉर आइसोथर्म आडियाबैट सीक्वेंस ऑफ लाइंस इन फिगर बी के सम ऑफ क्वांटिटी Q बाई T इक्वल टू 0। यानी अगर हमारा जो Carnot इंजन है वो सिर्फ 2 रेजरवायर की बजाय लार्ज नंबर ऑफ रेजरवायर के साथ हीट एक्सचेंज करे, या इन अदर वर्ड हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ हीट रेजरवायर हों और हम हर 2 रेजरवायर में लार्ज नंबर ऑफ Carnot इंजन ऑपरेट करते जाएं, तो ऐसी सूरत में हमारे पास जो रिज़ल्ट होगा वो क्या होगा कि Q1 बाई T1 प्लस Q2 बाई T2 प्लस Q3 बाई T3 प्लस सो ऑन इक्वल टू 0, यानी सिग्मा Q बाई T इक्वल टू 0। और अगर हम इन्फिनिटेसिमली स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस पे चले जाएं तो ये हमारे पास जो समेशन है इसको हम रिप्लेस करते हैं इंटीग्रेशन के साथ, और जो अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज होगी ऐसी सूरत में दैट विल बी अ स्मॉल क्वांटिटी, तो हम उसको Q की बजाय DQ कह देंगे। तो DQ बाई T हमारे पास जो रिज़ल्ट होगा, फिर समेशन को रिप्लेस करेंगे इंटीग्रेशन से। तो आप देख रहे हैं इस इक्वेशन में ये एक साइकिल ड्रा किया हुआ है इंटीग्रल साइन के ऊपर, ये असल में रिवर्सिबल साइकिल के लिए सिंबल है। तो ये रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस के लिए द क्वांटिटी DQ बाई T इसका जो इंटीग्रल है ये इक्वल टू 0 है। तो इक्वेशन 2 एज वेल एज इक्वेशन 3 बोथ दे आर कॉल्ड क्लैसियस थ्योरम। तो ये दोनों क्लैसियस थ्योरम कहलाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि क्लैसियस थ्योरम हमें एंट्रोपी की डेफिनेशन प्रोवाइड करता है। तो as we have seen already, if the integral of a variable around any closed path
in a coordinate system is 0, then the value of that variable at a point depend only on the coordinates of the point and not at all on the path by which we arrived at that point. Such a variable is often called a state variable, meaning that it has a value that is characteristic only of the state of the system regardless of how the state was arrived at. आपने पहले चैप्टर में टेम्परेचर पढ़ा, फिर दूसरे चैप्टर में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में इंटरनल एनर्जी पढ़ा। आप ये बात जानते हैं कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या होता है। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल किसी पर्टिकुलर फंक्शन का होता है, क्योंकि हीट जो है Q वो फंक्शन नहीं है, वो सिस्टम की स्टेट को डिस्क्राइब नहीं करती। जस्ट लाइक वर्क और हीट दे आर नॉट स्टेट फंक्शन, वो फंक्शन चूँकि नहीं है, लिहाजा उनका जो डिफरेंशियल है वो dQ या dW नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल। लेकिन चूँकि इंटरनल एनर्जी या टेम्परेचर ये चूँकि स्टेट फंक्शन है, स्टेट वेरिएबल है, तो इनका जो डिफरेंशियल होता है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। मीन कि dt और dE इंटरनल ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। यहाँ एक मरतबा फिर ऐसी सिचुएशन है, तो अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल का इंटीग्रल ओवर क्लोज पास 0 तो उसका मतलब है कि वो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, और इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक वो कैसे पहुंचा है उस पाथ फॉलोड पे डिपेंड नहीं करता, यानी पाथ इंडिपेंडेंट होता है। तो ऐसी क्वांटिटी जो पाथ इंडिपेंडेंट हो वो सिस्टम की स्टेट को डिस्क्राइब करती है। वर्क और हीट पाथ डिपेंडेंट होते हैं, लिहाजा वो सिस्टम की स्टेट को डिस्क्राइब नहीं करते। और बाकी ये जो आप टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, सारे के सारे जो स्टेट वेरिएबल हैं ये सिस्टम की स्टेट को डिस्क्राइब करते हैं। ये तो ऐसी सूरत में इनका जो डिफरेंशियल होगा वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा। तो हमारे पास ये जो क्वांटिटी है नॉट ओनली डी क्यू स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट है, उसके लिए हमने डी इस्तेमाल किया हुआ। dQ/T ये जो रेशियो है dQ/T अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज टू टेम्परेचर, ये T पर्टिकुलर टेम्परेचर है जिस पर अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज होगी dQ। तो ये जो क्वांटिटी है dQ/T इसका जो डिफरेंशियल है ये एग्जैक्ट है, इसका इंटीग्रल ओवर क्लोज पाथ इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब है कि dQ/T ये किसी न किसी स्टेट वेरिएबल को डिस्क्राइब करता है। तो dQ/T जो है ये जिस स्टेट वेरिएबल को डिस्क्राइब करता है उसे हम एंट्रोपी कहते हैं। तो इंशाल्लाह कल हम इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे। एंट्रोपी का टॉपिक कल भी हमारा चलेगा, व्हाट इज़ एंट्रोपी, एंट्रोपी की फर्दर डिटेल क्या है इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे।